नमस्कार साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेलाइडोगाइना नेमाटोड्स, यानी जो मेलाइडोगाइना सूत्रकृमि है उसके बारे में आज अपने अध्ययन करेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं मूल गांठ सूत्रकृमि। यानी जो यह सूत्रकृमि होता है यह जड़ों के अंदर गांठें बना देता है, इसलिए इसका नाम मूल गांठ, जो मूल होती है रूट्स, उसमें गांठें बना देता है, इसलिए इसका नाम मूल गांठ सूत्रकृमि है। यह जो सूत्रकृमि होता है यह टमाटर यानी सोलिनेसी कुल की सब्जियां में मूल गांठ रोग उत्पन्न करता है। यानी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं जिनमें कुकुरबिटेसी कुल की हो चाहे सोलिनेसी कुल की हो, उनकी जो गांठें होती है, जो रूट्स होती है, उनमें गांठें उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण पौधा भोजन अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और पौधा सूखने लग जाता है। यह जहाँ पर भी सब्जियाँ उगाई जाती है या फसल उगाई जाती है वहाँ पर मुख्य रूप से पाया जाता है। भारत में यह सूत्रकृमि उत्तरी व दक्षिणी भारत में, यानी जो उत्तरी क्षेत्र है भारत का और दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा रोग उत्पन्न करता है। यानी टमाटर की फसल में यह सबसे ज़्यादा रोग उत्पन्न करता है। टमाटर प्लस भिंडी में 82.8% तक नुकसान पहुँचाता है। यानी जो टमाटर और भिंडी जो फसल है उसमें 82.8% तक इस सूत्रकृमि द्वारा नुकसान पहुँचाया जाता है। इस सूत्रकृमि द्वारा सब्जियों पर वह टमाटर की मूल गांठ या मूल ग्रंथि रोग उत्पन्न करने के लिए रूट नॉट डिजीज ऑफ टोमेटो एंड अदर वेजिटेबल्स डिजीज उत्पन्न किया जाता है। यानी यह जो मेलाइडोगाइना सूत्रकृमि है यह टमाटर की फसल और जितनी भी कुकुरबिटेसी कुल की है जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, इनमें जो रूट्स होती है उनमें गांठें उत्पन्न कर देते हैं, जिससे प्राइमरी व सेकेंडरी रूट्स प्रभावित होती है। इसके जो लक्षण हैं, यानी इस मेलाइडोगाइना जो मूल गांठ सूत्रकृमि है यह जड़ों पर सबसे ज़्यादा आक्रमण करता है। जो भूमिगत कंदीय फसलें होती है, जो भूमि के अंदर कंद के रूप में फसलें लगती है, उन पर यह परजीवी रूप में पाया जाता है। इसके द्वारा उत्पन्न लक्षण अन्य रोगों के समान ही होते हैं। यानी जो अन्य डिजीज़ होते हैं जैसे पौधे का पीलापन होना, पौधे का बौना रहना और पौधे का सूख जाना या फल का कम लगना, उनके समान ही इसके लक्षण प्रोड्यूस होते हैं। इसमें पौधा जल व पोषक तत्वों की कमी उत्पन्न कर देता है और उसके लक्षण प्रकट करता है। जो रोग ग्रसित पौधे होते हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है और लीफ का आकार छोटा रह जाता है। यानी जो रोग ग्रसित पौधे होते हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है और लीफ का जो आकार होता है वो छोटा रह जाता है और लीफ का रंग भी पीला पड़ जाता है, तथा जो फल होता है वो कमज़ोर प्रकृति का बनता है। अत्यधिक सूत्रकृमि एक भूमि में, यानी जो अत्यधिक जो मात्रा में अगर सूत्रकृमि किसी मृदा में हो गए तो वहाँ पर जो नई पौध अंकुरित होगी वो नहीं हो पाएगी, यानी अंकुरित ही नहीं होने देंगे। जो पौधे अंकुरित होते हैं वो कुछ ही समय में मर जाते हैं। यानी कुछ पौध अगर अंकुरित हो जाती है तो इस सूत्रकृमि द्वारा उसे नष्ट कर दिया जाता है, परंतु बढ़ते हुए पौधों की मृत्यु उस समय तक नहीं होती जब तक कि वर्टिसिलियम, यानी जो पौधों की बढ़भार हो रही होती है, यानी जो पौधे बच जाते हैं इस सूत्रकृमि से, उनकी मृत्यु तब तक नहीं होती जब तक कि यह सूत्रकृमि वर्टिसिलियम या फाइटोप्थोरा या फ्यूजेरियम राइजोक्टोनिया कवक आक्रमण नहीं करती। यानी जब तक उस पौधे में कोई कवक आक्रमण नहीं करती तब तक वह पौधा जीवित बना रह सकता है। अगर उस पौधे में कोई कवक का आक्रमण हो जाता है तो यह डिजीज़ प्रोड्यूस हो जाती है और यह सूत्रकृमि उसमें प्रवेश कर जाता है। इस सूत्रकृमि से ग्रसित जो पौधे होते हैं या फल होते हैं वो शीघ्र ही लग जाते हैं। यानी जो पौधे सूत्रकृमि से इन्फेक्टेड होंगे उनमें जो फ्रूटिंग है वो जल्दी आ जाती है अन्य पौधों की मुकाबले। जब पौधे को उखाड़ कर देखा जाता है तो उसकी जड़ों में गांठें व रूट नोड व गैल्स पाए जाते हैं। इन जड़ों का जो व्यास होता है वो लगभग स्वस्थ जड़ से 3 गुना अधिक होता है। यानी जो नॉर्मल जड़ होती है, जो रूट्स होती है, उससे 3 गुना यह रूट्स बड़ी होती है। इन गांठों में NPK संचित पाया जाता है। यानी इन गांठों के अंदर NPK मौजूद रहता है। इन पौधों के प्रति पौधे से मृदा में तो ग्रहण करती, यानी जो NPK है वो इन गांठों में मौजूद रहता है, तथा इन पौधों में जो प्रति पौधा होता है उसमें मृदा से जो ग्रहण करने की क्षमता होती है वो तो सही होती है, लेकिन आगे तक लीफ तक या अन्य पार्ट्स तक भोजन पहुंचाने में यह असमर्थ होता है, लेकिन अन्य स्थानों तक पहुंचाने में यह असमर्थता दिखाता है। और पोषक तत्व वापस पिटिका या गेल से बाहर निकल जाते हैं। यानी
जो सूत्रकृमि रूट्स के अंदर एक गांठ बनाते हैं या पिट्टिका बनाते हैं, उस पिट्टिका से वापस यह न्यूट्रिशन रिसने लग जाते हैं, यानी बाहर मर्दा में ही वापस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी फैल जाते हैं, लेकिन आगे तक पौधे में नहीं पहुंच पाते। यह सूत्रकृमि बिखरा हुआ पाया जाता है, यानी यह सूत्रकृमि एक स्थान पर नहीं पाया जाता, यानी यह टुकड़ों में पाए जाते हैं, यानी बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं। यह सूत्रकृमि जल और जुताई से, यानी यह सूत्रकृमि होता है, यह जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, या फसल की निराई गुड़ाई जुताई करते हैं उस समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। रोग हेतु की, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है मिलाइडोगाइना स्पीसीजी है, यानी जो मूल गांठ सूत्रकृमि है वही इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। क्लासिफिकेशन है वो है, जो इसका किंगडम है वो है एनिमेलिया, फाइलम है वो है नेमेटोडा, क्लास है वो सेंसरनेटिया, और जो ऑर्डर है वो टिलेनकिडा, सब ऑर्डर है वो टिलेनकिना है, जो फैमिली है वो मिलाइडोगाइनिडी है, जो जीन्स है वो मिलाइडोगाइना है। यानी इसका जो क्लासिफिकेशन है वो हर बार क्वेश्चन पेपर में 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन डालता है जो मिलाइडोगाइना सूत्रकृमि है यह किस क्लास से है, तो ये सेंसरनेटिया से है। नेक्स्ट आता है भारत में जो मूल गांठ सूत्रकृमि है या रूट नॉट डिजीज़ है, यह रोग उत्पन्न करने वाली मिलाइडोगाइना स्पीसीज है, यानी इसकी जो एक स्पीसीज है वो है मिलाइडोगाइना रूट नॉट की। इसकी निम्न प्रजातियां भी हैं जो डिजीज़ उत्पन्न करती है। इसमें मिलाइडोगाइना इनकॉग्नियम, नंबर 2 है मिलाइडोगाइना जावानिका, नंबर 3 है मिलाइडोगाइना एरिनेरिया। इसमें 3 प्रजातियां हैं जो डिजीज़ उत्पन्न करती है, यानी 3 प्रजातियों के सूत्रकृमि पाए जाते हैं मिलाइडोगाइना के। पहला है इनकॉग्निया, जावानिका और एरिनेरिया। मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल, जो इसका लाइफ साइकिल है सूत्रकृमि का, वो किस प्रकार का है। जो मिलाइडोगाइना सूत्रकृमि होते हैं उनका जो नर होता है वो लंबा और कृमि रूपी होता है तथा छोटी सी गोल एक पूंछ पाई जाती है। इस सूत्रकृमि क्या पाई जाती है, एक छोटी गोल पूंछ पाई जाती है। यह 1.2 से 1.5 mm लंबा होता है, यानी इसकी जो लंबाई होती है नैनोमीटर होता है, 1.2 से 1.5 नैनोमीटर होता है, तथा जो व्यास होता है वो 80 से 36 नैनोमीटर व्यास का होता है। जो चौड़ाई होती है यानी व्यास होता है वो 80 से 36, यानी 80 भी हो सकता है और 36 भी हो सकता है मिनिमम। मादा जो सूत्रकृमि होता है उसका जो आकार होता है वो नाशपाती के आकार की होती है, यानी उसकी जो आकृति होती है वो पीयर के आकार की होती है। जो उसका लंबाई है वो 0.40 से 1.33 mm होती है, तथा जो चौड़ाई होती है या व्यास होता है वो 0.25 से 0.75 नैनोमीटर चौड़ी होती है। प्रत्येक मादा सूत्रकृमि एक बार में 400 से 500 अंडे देती है, यानी जो प्रत्येक जो मादा सूत्रकृमि होती है वो एक बार में मिलाइडोगाइना की 400 से 500 अंडे देती है। ये अंडे दीर्घवर्तीय लंबे अंडाकार 67 से 128 mm लंबे और 30 से 42 mm चौड़े होते हैं, यानी ये जो अंडे होते हैं वो दीर्घवर्तीय होते हैं, लंबे होते हैं और अंडाकार होते हैं, और 67 से 128 mm लंबे और 30 से 42 mm चौड़े होते हैं। प्रत्येक जो अंडा होता है उसके भीतर प्रथम अवस्था डिंबक अवस्था विकसित होती है, यानी जो प्रथम जो अवस्था होती है इस सूत्रकृमि की वो अंडे के भीतर ही पूर्ण हो जाती है, यानी प्रथम अवस्था उस अंडे के अंदर ही पूर्ण कर लेता है। और द्वितीयक अवस्था डिंबक मृत संदर्श होता है, यानी एक मरे हुए के समान होता है लेकिन वह मरा हुआ नहीं होता है। डिंबक की द्वितीयक अवस्था पौधों पर आक्रमण करती है। जो सेकेंडरी स्टेज होती है सूत्रकृमि की वह आक्रमण करती है, यानी संक्रमण करती है। डिंबक अवस्था को तोड़ने के बाद मर्दा कणों के बीच यह गति करता है, यानी जब डिंबक अवस्था इसकी खत्म हो जाती है तो यह मर्दा के कणों के अंदर प्रवेश कर जाता है और वहाँ पर यह गति करता रहता है।
डिंबक के समीप में, अगर इस डिंबक के समीप में अगर कोई भी परपोसी प्लांट्स आता है तो यह उसके अंदर प्रवेश कर जाता है या उस पर स्थित हो जाता है। यह सूत्रकृमि उसमें प्रवेश कर जाता है और जड़ों की मोटाई बढ़ाता रहता है। यानी यह सूत्रकृमि उसमें प्रवेश कर जाएगा और उनकी जड़ों में स्वेलिंग या गांठें उत्पन्न करने लग जाएगा। यह डिंबक अपने शीर्ष के चारों ओर शोकिका या स्टाइलेट बना देता है। यानी जो ये डिंबक होता है इसके शीर्ष भाग में, यानी जो मुखांग पार्ट्स होता है उसके पास एक सुकिका या स्टाइलेट पाई जाती है। इसके द्वारा ही यह जड़ों में अपनी सुकिका को प्रवेश करवाता है और भोजन ग्रहण करता है। इसकी कोशिकाओं में, यानी जब यह भोजन ग्रहण करता है सूत्रकृमि, तो यह अपनी लार ग्रंथियों से कुछ टॉक्सिन भी छोड़ता है या लार ग्रंथियों से उस पार्ट्स को भर देता है। लार कोशिकाओं की वृद्धि हो जाती है जिसके कारण उसकी जड़ों की गांठें होती है वो उनमें वृद्धि हो जाती है। और तीसरी अवस्था में स्टाइलेट का अभाव पाया जाता है, यानी सेकेंडरी स्टेज इसकी सबसे नुकसानदायक होती है। यानी जब भी पौधों में इन्फेक्शन करना होता है तो इसकी सेकेंडरी स्टेज ही करती है। और जो तीसरी स्टेज होती है उसमें इसमें स्टाइलेट नहीं पाई जाती। तथा चतुर्थ अवस्था में नर मादा की पहचान की जाती है। यानी इस सूत्रकृमि में, मिलाइडोगाइना में, चतुर्थ अवस्था में आप नर और मादा की पहचान कर सकते हो। नर होता है वो क्रमी रूप धारण कर लेता है, यानी राउंड शेप में हल्का सा क्रम में घूम जाता है एक हुक के आकार का। और मादा होती है वो नासपति नुमा हो जाती है, यानी पियर के आकार की हो जाती है। नर मादा से अनिषेक जनन करता है, यानी इसमें जो निषेचन की क्रिया होती है वो कोई आवश्यक नहीं होता नर और मादा में क्रॉस हो, उसके बगैर भी निषेचन की क्रिया हो जाती है और अंडे उत्पन्न होते हैं। ये अंडे बसंत ऋतु में परिपक्व होते हैं तथा सूत्रकृमि 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 25 दिन में जीवन पूर्ण कर लेता है। अगर मृदा में या वातावरण का तापमान 27 डिग्री के आसपास रहता है तो यह अपना जीवन 25 दिन में ही पूर्ण कर लेता है, यानी वापस दूसरी अवस्था प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट है रोग का विकास, यानी डिजीज का जो विकास होता है वो किस प्रकार होता है। सूत्रकृमि है वो जो सूत्रकृमि का डिंबक होता है वो जड़ों के भीतर प्रवेश करता है और उनकी कोशिकाओं के बीच अपना रास्ता बनाते हुए वर्धन शिखा तक पहुंच जाता है, यानी शीर्ष भाग तक पहुंच जाता है और स्थायी रूप से स्थित हो जाता है। इससे जड़ की वृद्धि रुक जाती है और जड़ों में संक्रमण उत्पन्न कर देता है। नेक्स्ट है डिजीज साइकिल, रोग चक्र। जो मिलाइडोगाइना सूत्रकृमि है यह एक सॉइल बॉर्न डिजीज उत्पन्न करता है, यानी मृदा जनित रोग उत्पन्न करता है और इसका प्रसार वो मृदा के द्वारा ही होता है। इस सूत्रकृमि के जो अंडे होते हैं वो पहले रोगग्रसित फसलों की, यानी जो संक्रमित फसल होती है पहले उसके जो अवशेष होते हैं या मृदा में छूटे पड़े रहते हैं उनकी जड़ों के मलबे में, यानी यह उनकी जड़ों में ही उत्तरजीवी बना रहता है अवशेष के रूप में अगले वर्ष हेतु। सूत्रकृमि की जो गति होती है, यानी यह सूत्रकृमि एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसकी जो चलने की गति होती है वो 80 सेंटीमीटर प्रति माह होती है, यानी एक महीने में यह 80 सेंटीमीटर ही चल सकता है, यानी नए के बराबर चलता है। इसीलिए सूत्रकृमि को जीवित रखने के लिए, यानी सूत्रकृमि है उसको जीवित रहने के लिए अपना संचित ऊर्जा, जो वह संचित ऊर्जा होता है वो उसमें रूप धारण करता है, उसमें स्टोर कर लेता है और अपना जीवन यापन करता है। यह ऊर्जा जो इसमें जो ऊर्जा होती है वो एक कैप्सिड में स्टोर हो जाती है, यानी एक कैप्सिड में संचित रहता है और यह लंबे समय तक जीवित बना रहता है। अगर इस सूत्रकृमि को कोई प्रपोसी नहीं मिलता है, यानी इस सूत्रकृमि को कोई भी प्लांट्स नहीं मिलता है, तो यह लंबे समय तक सूत्रकृमि जीवित भी बना रह सकता है क्योंकि इसके कैप्सिड के अंदर इसका भोजन स्टोर रहता है। सूत्रकृमि फ्लोएम उत्तक में पोषण लेते हैं, यानी जो सूत्रकृमि होती हैं, क्वेश्चन आता है सूत्रकृमि कहाँ से भोजन लेते हैं, तो वो फ्लोएम उत्तक से अपना भोजन लेते हैं। और प्रपोशी के भीतर डिंबक के जो प्रपोशी होता है उसके भीतर ही अपना जो डिंबक होता है वो निर्मोचन की क्रिया करता है, यानी यह अपना रूप एक स्टेज से दूसरे स्टेज में उस प्रपोशी के भीतर ही जारी रखता है, यानी एक स्टेज से दूसरे स्टेज में प्रवेश करता है। सूत्रकृमि नर और मादा की संख्या का अनुपात भोजन की मात्रा पर निर्भर करता है, यानी नर का रूप धारण करना है या मादा का, यह सूत्रकृमि के भोजन पर निर्भर करता है। अगर उसे भोजन प्रॉपर रूप से मिलता है तो वह मादा का रूप धारण कर लेता है, अगर उसे भोजन कम मिलता है तो यह नर का रूप धारण करता है।
स्टार्टिंग में नर और मादा डिंबक अलग अलग होते हैं, यानी शुरू के अंदर नर और मादा जो डिंबक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कम भोजन उपलब्ध होने पर मादा जो होती है वो नर का रूप धारण कर लेती है और अधिक भोजन होने पर नर मादा का रूप धारण कर लेता है। और जनन के लिए क्रॉस की कोई आवश्यकता नहीं होती है, यानी अगली संतति पैदा करने के लिए इनमें क्रॉस की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है प्रसारण, यानी जो सूत्रकृमि है उनका प्रसारण, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी फैलते कैसे हैं। तो इनके जो फैलने का तरीका होता है वो बीज के द्वारा होता है, सीड के द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या कृषि यंत्रों या जो फार्म मशीनरी है उसके द्वारा भी, जैसे ट्रैक्टर के पहियों पे चिपक कर चले जाते हैं, जो मिट्टी चिपकती है उनके साथ चिपक कर चले जाते हैं, या वहियों के वाहनों पर, या जो मनुष्य के पैर होते हैं उन पर, या पशुओं के खुरों के द्वारा ये चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं।